प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि लास्ट क्लास में अपनी बात हो चुकी थी वायुमंडल की, और आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं वायुदाब और कटिबद्ध की। दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको लास्ट वाला चैप्टर देखना है पहले, उसके बाद आपको ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोनों चैप्टर। जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन क्लियर करने वाले हैं यहीं पे, और साथ में आपको याद हो जाएगा ये चैप्टर एकदम प्रॉपर तरीके से। तो अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं वायुदाब। भाई वायुदाब क्या चीज़ होती है? वायु की मात्रा का किसी स्थान पर बढ़ना किसको इंडिकेट करता है? वायुदाब को इंडिकेट करता है। उसके बाद अपन बात करें कि वायु की मात्रा जब बढ़ती है या घटती है तो उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, या वायुदाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो एक यंत्र होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब का मापन किया जाता है। अगर एवरेज या औसत वायुदाब की मैं बात करूं कि औसत वायुदाब कितना होता है बैरोमीटर में, तो औसत वायुदाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 mm क्या होता है अर्थ पे औसत वायुदाब होता है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फोटो के अंदर ये बैरोमीटर है। यहाँ पे क्या होता है? पारा होता है। तो बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस साइंस में भी पूछ लिए जाते हैं और ज्योग्राफी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर भाई क्या बताता है? बैरोमीटर के अंदर या तो क्या होगा, ये जो पारा होता है ये ऊपर बढ़ेगा या नीचे आएगा या फिर कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब ये पारा बढ़ता है, जब ये पारा धीरे धीरे ऊपर की साइड बढ़ता है तो बढ़ने के टाइम क्या होगा? मौसम साफ रहेगा। उस टाइम क्या होगा भाई? जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा? पवनें समाप्त हो जाएंगी, और पवनें समाप्त हो जाएंगी तो वहाँ का मौसम क्या रहेगा? साफ रहेगा। ठीक है, जब धीरे धीरे नीचे आता है, जब धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे नीचे आएगा तो उस स्थान पे क्या होगी? हवा आएगी। उस स्थान पे क्या होगी? हवा आएगी, और हवा आने से क्या होगी? बारिश होगी। तीसरी बात है कि ये अचानक तेजी से जब नीचे गिरता है तब क्या होता है भाई? आंधी तूफान के साथ बारिश आने की संभावना होती है। उसके बाद अपने को एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जब अपन पवन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर आएगा कि पवनें हमेशा कैसे चलती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनें चलती हैं। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कटिबद्ध के बारे में। कटिबद्ध क्या होते हैं भाई? जोन को ही क्या बोला जाता है? कटिबद्ध बोला जाता है। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर क्या है? वायुदाब अलग अलग है, तो उनको किसमें? जोन के हिसाब से डिवाइड किया है, और उसी के अकॉर्डिंग पृथ्वी पे क्या चलती हैं? हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं। अब अपन बात करने वाले हैं कि पृथ्वी का ये क्या है? विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के दोनों साइड 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे। इस जोन को क्या बोला जाता है? विषुवतीय जोन बोला जाता है। इसके ऊपर कौन सा आ गया? उपोष्ण उच्च आ गया। उसके बाद उपध्रुवीय निम्न, और उसके ऊपर कौन सा आ गया? ध्रुवीय उच्च जोन। ये क्या हो गया? जोन का डिवाइडेशन हो गया। अब अपन बात करने वाले हैं कि ये वाला जो जोन है यहाँ पे क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। यहाँ पे निम्न वायुदाब होता है। अब अपन बात करने वाले हैं कि यहाँ पे निम्न वायुदाब क्यों होता है? विषुवत रेखा के दोनों साइड 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे निम्न वायुदाब क्यों होता है? क्योंकि अपने को पता है कि पृथ्वी क्या करती है? अपने एक्स पर घूर्णन करती है। एक्स पर घूर्णन करती है तो सबसे तेज गति पृथ्वी की कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर पृथ्वी की गति यहाँ पे क्या होती है? कम होती है। जब विषुवत रेखा पर घूर्णन की गति तेज है, तो घूर्णन की गति तेज है तो वहाँ पे क्या पैदा होता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल पैदा होता है। अपकेंद्रीय बल की वजह से जो हवा है यहाँ की, वो हवा सारी की सारी ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठ जाने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है?
वहाँ का वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हवाओं को ही क्या बोला जाता है, वायुदाब बोला जाता है। सारी की सारी हवा ऊपर उठ गई तो वहाँ का दाब क्या हो गया, कम हो गया। दूसरे कंसेप्ट की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। दूसरा कंसेप्ट क्या है अपना, कि पृथ्वी घूर्णन करती है। अपने को पता है, अपने को बिल्कुल पता है कि पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है, यहाँ पे क्या है, सूर्य की किरणें, सन की लाइट सीधी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने से यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और गर्मी की वजह से सारी की सारी हवाएं क्या हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। और गर्मी की वजह से सारी हवाएं ऊपर उठने की वजह से यहाँ पे वायुदाब क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब हो जाता है। इसीलिए विषुवत रेखा के ऊपर क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। उसके बाद बात करें उपोष्ण कटिबद्ध। ठीक है, उपोष्ण कटिबद्ध की बात करें तो ये क्या हो गया, 10 डिग्री से लेकर और 35 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है, उपोष्ण कटिबद्ध होता है। उपोष्ण कटिबद्ध। उसके बाद बात करते हैं ध्रुवीय। अपने को पता है कि ध्रुवों पर पृथ्वी की स्पीड क्या होती है, सबसे कम होती है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर भी ध्रुवों पे क्या होता है, कम होता है। और यहाँ की वायु क्या होती है, टेम्परेचर कम होने से यहाँ वायु की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ का वायुदाब क्या होता है, ध्रुवों का वायुदाब उच्च होता है। अब मैंने बताया था कि जो पवनें होती हैं वो कहाँ से कहाँ चलती हैं भाई, उच्च वायुदाब से चलती हैं निम्न वायुदाब की तरफ। तो ध्रुवों से पवनें इस साइड चलेंगी। ठीक है, और विषुवत रेखा से पवनें किस साइड चलती हैं, विषुवत रेखा से पवनें इस साइड चलती हैं। ठीक है, ये बात अपन कहाँ करने वाले हैं, जब अपन इंडिया का मौसम पढ़ेंगे कि बारिश कैसे होती है इंडिया में, मानसून कैसे आता है, उस वाले चैप्टर में ये चीज़ें अपन क्लियर कर लेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद मैं बात करूं कि जो 30 से 35 डिग्री वाला जो अक्षांश होता है, उस अक्षांश को क्या बोला जाता है भाई, उस अक्षांश को बोला जाता है अश्व अक्षांश। यहाँ पे बात कर लेते हैं 30 से 35 डिग्री अक्षांश को क्या बोला जाता है, अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इसका प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पे वायुदाब क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। उसके बाद प्रश्न बनता है कि -10 डिग्री से लेके +10 डिग्री, -10 डिग्री से लेके +10 डिग्री वाले अक्षांश को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है शांत कटिबद्ध के नाम से जाना जाता है। इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है, डोलड्रम। डोलड्रम के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डोलड्रम के नाम से निम्न में से किस अक्षांश को जाना जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया भाई, शांत कटिबद्ध या निम्न दाब क्षेत्र -10 डिग्री से 10 डिग्री वाला क्षेत्र क्या बोला जाता है, शांत कटिबद्ध जोन के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि समताप और समदाब क्या होता है। देखो यहाँ पे बात करने वाले हैं समताप, समदाब व तापांतर की। समताप क्या होता है, समताप की अगर अपन बात करें तो देखो ये विषुवत रेखा है, मैंने एक काल्पनिक रेखा मान ली कि यहाँ भी दाब क्या है, 10 डिग्री है, यहाँ भी दाब क्या है, 10 डिग्री है, और यहाँ भी दाब क्या है, 10 डिग्री है। इस दाब को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या बोला जाता है, समदाब रेखा बोला जाता है। मतलब समान दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समदाब रेखा बोला जाता है। उसके बाद समान ताप को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोल दिया जाता है, समताप रेखा बोल दिया जाता है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे तापांतर की। भाई तापांतर भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है दैनिक तापांतर और दूसरा होता है अपने पास यहाँ पे वार्षिक तापांतर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दैनिक तापांतर की, तो दैनिक तापांतर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है दिन का तापांतर है। और वार्षिक तापांतर क्या है, वर्ष का तापांतर है। अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन का
मैक्सिमम टेम्परेचर और आज के दिन का मिनिमम टेम्परेचर, इन दोनों का अगर अपन अंतर कर दें तो वो किसको बताता है भाई? वो दैनिक तापांतर को बताता है। जैसे आज के दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर गया 40 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर गया 20 डिग्री, तो इनका दैनिक तापांतर कितना हो गया? 40 में से 20 घटा देंगे तो 20 डिग्री क्या हुआ? इसका आज का दैनिक तापांतर हुआ। अब बात करने वाले हैं वार्षिक तापांतर की। भाई वार्षिक तापांतर क्या होता है? पूरे वर्ष की बात करने वाले हैं। पूरे वर्ष का सबसे गर्म माह है, पूरे वर्ष के सबसे गर्म माह का औसत तापमान, गर्म माह का क्या निकाल लिया? एवरेज टेम्परेचर निकाल लिया। और सबसे ठंडे माह का एवरेज टेम्परेचर अपन ने निकाल लिया। इन दोनों के अगर अपन अंतर की बात करें तो वो किसको बताता है? वार्षिक तापांतर को बताता है। अगर गर्म माह की बात करें तो गर्म महीना कौन सा होता है? सबसे गर्म महीना माना जाता है जुलाई महीने को। और सबसे ठंडा माह को इसको माना जाता है जनवरी माह को सबसे ठंडा माह माना जाता है। तो ये थे कुछ वायुदाब और कटिबद्ध से रिलेटेड प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।